वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो हमारा डी फार्मा सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है। उसमें हम मॉडल पेपर 1 डिस्कस करेंगे और आज के इस सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट आंसर्स। इससे लास्ट क्लास में यानी कि जो प्रीवियस सेशन हुआ था हमारा, वहां पर हमने वेरी शॉर्ट आंसर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए लाइव क्लास में। हमारी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है, जहां पर रोज आपकी रोजाना, चाहे आप डी फार्म फर्स्ट ईयर से हैं या डी फार्म सेकेंड ईयर से हैं, आपके लाइव सेशंस होते हैं, जहां पर हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपने फाइनल एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपना करके, कैसी सोच रख करके आप अपने आंसर्स और अच्छे से लिख सकते हैं और अपने अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब डी फार्मा होगा और भी आसान, जहां पर पढ़ाई होगी और भी आसान, क्योंकि फार्मेसी इंडिया टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। आपके साथ हमारे डेली लाइव सेशंस होंगे और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, उन सबको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं। फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे, हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। चाहे आप डी फार्म फर्स्ट ईयर से हैं या डी फार्मा सेकेंड ईयर से हैं, वहां पर ऐप के अंदर आपको आपके सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स और चैप्टर वाइज मॉडल पेपर्स वहां पर आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में बेसिकली जो हमारा मॉडल पेपर 1 है उसे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में HCPV कहते हैं, उसका हम मॉडल पेपर 1 डिस्कस करेंगे। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट आंसर्स के बारे में। तो शॉर्ट आंसर्स किस तरीके के आ सकते हैं, क्या एक लेवल होता है क्वेश्चंस का जो हमारे वो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जो हमारा फाइनल क्वेश्चन पेपर आता है, फाइनल एग्जाम होता है, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस वही है जो हमारा वेरी शॉर्ट आंसर्स के लिए था। एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं फिर से। तो यहां पर हम बेसिकली 4 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 1 में हम पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल फार्मेसी, जो हमने पढ़ा था उसमें से आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट कमिटीज क्या क्या होती हैं, उनके अंदर से। नेक्स्ट चैप्टर 3 है सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, और लास्ट चैप्टर है हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चारों चैप्टर्स में से ही ये शॉर्ट आंसर्स भी मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। क्या एक लेवल होता है क्वेश्चंस का, किस तरीके से आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो जानेंगे आज के इस सेशन में। और आपने अगर अभी तक इन चैप्टर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, आप नहीं जानते हैं कि इन चैप्टर्स में क्या है, तो आप अभी जाकर देख सकते हैं फार्मेसी इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल पर। वहां पर आपको आपके चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। पूरा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी वहां पर आपको मिल जाएगा। और इवन जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट का चाहते हैं, सेकेंड ईयर में जैसे सब्जेक्ट्स हैं हमारे, तो उनके भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इन्वेंट्री कंट्रोल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बीच में हमें अंतर बताना है, डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? तो ये एक प्रोसेस है जहां पर ये चेक किया जाता है कि हमारा स्टॉक कितना है, ओवर स्टॉक तो नहीं हो गया है, या जो उनकी कॉस्ट होती है, हमारी जो एक मीटिंग्स होती है कस्टमर के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, तो उनमें बेसिकली जितनी भी कॉस्ट है वो कितनी है, उसको इंश्योर करने के लिए, चेक करने के लिए इन्वेंट्री कंट्रोल होता है। और ये लोग बेसिकली फोकस करते हैं कहां पर, कि किस तरीके से हम जो एक स्लो सेलिंग प्रोडक्ट है उसको हम कट कर सकते हैं, उसके नंबर को घटा सकते हैं, कि जिसकी वजह से आगे जाके वो इंक्रीज हो जाए और हमारा हाई सेलिंग प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो जाए। साथ ही साथ इसके 4 तरीके होते हैं मेन इन्वेंट्री के, यानी जो इन्वेंट्री कंट्रोल है इसके 4 तरीके हैं। जैसे सबसे पहला है अपेन एंड पेपर, मतलब कि वो जो हमारे नोट्स होते हैं, या जिसे हम बेसिकली प्लान करने के लिए अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स जो होती है, हमारी फ्यूचर नीड्स जो होती हैं, उसको प्लान करने के लिए हम पेन एंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेल स्प्रेडशीट, मतलब ये एक सबसे अच्छा मेथड है किस चीज को, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए, लेकिन इसको हम ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो इसे अपडेट करना होता
जाता है टाइम टू टाइम जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है तीसरा, सिंपल इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर, यानी कि इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जितने भी हमारे इन्वेंटरी प्रोसेस हैं उसके लिए इसे डिजाइन किया गया, लेकिन इसके अंदर सारे फीचर्स नहीं आते हैं जो भी हमें चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है बेसिकली हर 2 साल में हमें ये रिप्लेस करना होता है, इसकी जगह दूसरा लाना होता है। लास्ट आता है चौथा, एडवांस सॉफ्टवेयर, मतलब ये एक इनएक्सपेंसिव है और साथ ही साथ एक स्केलेबल है कि जहां पे हमारी जितनी भी नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन सबको हम बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स फीचर के तौर पर ला सकते हैं। तो ये है इन्वेंटरी कंट्रोल। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिकली इन्वेंटरी मैनेजमेंट की कि व्हाट इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी कंट्रोल तो हमने जान लिया, ठीक है। अब इन्वेंटरी मैनेजमेंट आता है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ट्रैकिंग करते हैं और जो कंट्रोलिंग होती है हमारे स्टॉक्स की, वो कब मूव कर रहा है, कहां से जा रहा है, यानी कि वेयर हाउस से कस्टमर तक कैसे जा रहा है, वो सब ट्रैक करने का काम इन्वेंटरी मैनेजमेंट में होता है। और इसके 5 स्टेजेस होते हैं, 5 तरीके होते हैं। सबसे पहला आता है परचेजिंग, जहां पर एक नया मटेरियल जो है बेसिकली खरीदा जाता है और वो फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि आगे जाके वो प्रोडक्ट बिक सके। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन, यानी कि इसके अंदर हम जो हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं या जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेसिकली यहां पर तैयार किया जाता है, वो आता है हमारा प्रोडक्शन में। नेक्स्ट मेथड है होल्डिंग स्टॉक, मतलब कि जहां पर हमारा रॉ मटेरियल स्टोर होकर के रहता है, तो मैन्युफैक्चरिंग से पहले यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा फिनिश गुड्स है उसको हम स्टोर करके रखते हैं, उसे रोक के रखते हैं, इसलिए होल्डिंग स्टॉक, बिकने से पहले। नेक्स्ट आता है सेल्स, यानी कि जो हमारा स्टॉक है कस्टमर के हैंड्स में जा रहा है और कब देना है उसको, जब वो आपको पेमेंट कर देगा, यानी कि पेमेंट आप उससे ले लेंगे तब जाकर के आप उसकी सेल कर सकते हैं, यानी कि एक हाथ से पैसा दिया और दूसरे हाथ से वो प्रोडक्ट आपने बेच दिया, उसको दे दिया। और लास्ट है हमारा रिपोर्टिंग, यानी कि आपको पता होना चाहिए कितनी सेल हुई है और कितना आपका माल बिका है, कितने आपके फिनिश प्रोडक्ट्स बिके हैं, और साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितना पैसा हर एक ईच प्रोडक्ट पे आया, हर सेल पे आया, कितना आपका खर्च हुआ, कितनी आपकी लागत आई और कितनी आपकी बचत हुई, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था इन्वेंटरी कंट्रोल और इन्वेंटरी मैनेजमेंट में डिफरेंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है What are the scope of hospital pharmacy? हॉस्पिटल फार्मेसी के क्या स्कोप्स है, क्या इसका दायरा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो एक दायरा है या एक स्कोप है हॉस्पिटल फार्मेसी का, कि जितने भी हमारे डिस्पेंसिंग या कंपाउंडिंग होती है ड्रग्स की हॉस्पिटल फार्मेसी की अंदर, उसका बेसिकली क्या स्कोप है वो हमें बताना है। सबसे पहला, जितनी भी हमारी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज होती है तो उसके लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं और उनको इवेलुएट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो एक सपोर्ट हमें चाहिए मेडिकल स्टाफ के लिए वो प्रोवाइड करा सकते हैं, जहां पर जो भी हमारा एक मेन सिद्धांत है, मेन ऑब्जेक्टिव है, उसमें बेसिकली हम ध्यान दे सकते हैं और जो पॉलिसीज बनाई जाती है हॉस्पिटल की वो भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है, हम एक प्लान डिजाइन कर सकते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जहां पर इन्वॉल्वमेंट होगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हर कैटेगरी में, जो भी हमारी एक पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं किसमें, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में, जैसे कि असिस्टेंट फार्मासिस्ट होता है, स्टोर कीपर होता है या नर्सिंग स्टाफ होता है एक्सेट्रा, सब जगह हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बियर कर सकते हैं, उठा सकते हैं। नेक्स्ट, हम बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को और जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उनके साथ मिलकर के हम एक काम कर सकते हैं, उनको असिस्ट कर सकते हैं और उनको हम एडवाइस भी दे सकते हैं कि इस ट्रीटमेंट में हम बेसिकली ये थेरेपी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, जो भी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे डिपार्टमेंट्स में, हम उसमें बेसिकली अपना असेस कर सकते हैं, यानी कि उसमें हेल्प कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो पॉलिसीज होती हैं उनको बना सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं, और जो भी एक प्रोसीजर होता है हमारे रिक्रूटमेंट का, जो भी कॉम्पिटेंट स्टाफ है हमारा, तो उसमें भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर कर सकते हैं। तो ये एक स्कोप है। और नेक्स्ट आता है, हम डेवलप कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं कि जो एक इफेक्टिव सिस्टम हमें चाहिए अपने क्लिनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, तो वो भी हम बेसिकली एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे स्कोप। नेक्स्ट आता है, जो भी एक पार्टिसिपेटिंग या अधरेंस होता है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में, जो भी हमें एक चाहिए कि हॉस्पिटल के अंदर कितना खर्चा हमें और करना है, कितना होने वाला है, तो उसके अंदर भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लुक आफ्टर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो फैसिलिटीज हमें हॉस्पिटल के अंदर चाहिए, कितनी चाहिए, क्या क्या जरूरत है, उसे भी हम बेसिकली एस्टिमेट कर सकते हैं, या जो सप्लाई है या इक्विपमेंट्स है कब किस टाइम पर चाहिए, कितने समय में चाहिए, उन सब के लिए भी ध्यान दिया जा सकता है। और नेक्स्ट आता है, हम
हम इनिशिएट कर सकते हैं, खुद से स्टेप ले सकते हैं, उन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो भी हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स डिजाइन किए गए हैं, किस तरीके से एक पेशेंट केयर को और इंप्रूव किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, और उनका जो बेसिकली एक अदर एडमिनिस्ट्रेटिव या हॉस्पिटल सर्विसेज है उसमें किस तरीके से ध्यान दिया जा सकता है, तो वो भी जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये था पूरा स्कोप हॉस्पिटल एंड फार्मेसी का। लास्ट पॉइंट कहता है कि हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम में, जिसके अंदर बेसिकली एक स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस भी आते हैं डिपार्टमेंट में कि कैसे हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो फ्यूचर अपकमिंग हमारे फार्मासिस्ट हैं उन्हें कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या क्या उन्हें ट्रेनिंग देनी है, क्या उनके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, तो उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। तो ये था पूरा एक हमारा स्कोप हॉस्पिटल फार्मेसी का, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी का, जहां बेसिकली हिंदी में कहूं तो एक दायरा क्या हो सकता है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हमारे एक स्कोप में आते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। अब यहां पर हमें बेसिकली क्लासिफिकेशन करना है किसका, हॉस्पिटल्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है, पहले बात आती है कि क्लासिफिकेशन जो है हॉस्पिटल्स का वो कैसे, इसे बहुत तरीकों में हमने जो है डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है हॉस्पिटल्स को। जैसे सबसे पहला है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के टाइप पे जो है हमने बेसिकली कैटेगराइज किया है। सबसे पहला आता है जनरल हॉस्पिटल, मतलब कि ये वो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर एक जनरल केयर प्रोवाइड की जाती है पेशेंट्स के लिए, जहां पर किसी भी टाइप की बीमारी, चाहे वो मेडिकल है, सर्जिकल है, पीडियाट्रिक है, साइकेट्रिक है या मैटरनिटी है, ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती है, वो होता है जनरल हॉस्पिटल। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, यानी कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं केयर के लिए जो ये प्रोवाइड कराते हैं, स्पेशल कंडीशंस होती है, जैसे कैंसर है तो वहां सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट होगा, साइकियाट्रिक है तो साइकियाट्रिक का यानी कि दिमाग से संबंधित दिक्कतों की ही यहाँ पर इलाज हो सकता है, पीडियाट्रिक है तो छोटे बच्चों के लिए है, मैटरनिटी के लिए है तो सिर्फ और सिर्फ विमेंस के लिए, स्त्रियों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जनरलाइज्ड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स, मतलब ये जो है स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड कराते हैं जो भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट्स आते हैं वो। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे, यानी कि पेशेंट की जो वहां पर टिकना है, उसे रहना है, तो उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कैटेगरी पे भी बेसिकली इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल, मतलब कि ये वो हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पर एक जो एवरेज लेंथ होती है पेशेंट की वहां पर हॉस्पिटल के अंदर रुकने की 30 दिन से कम की है, तो उसे शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल कहते हैं। नेक्स्ट जो जनरल हॉस्पिटल्स हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल्स ही कहलाते हैं। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल्स की बात करें तो ये वो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर एक एवरेज लेंथ जो होती है एक पेशेंट की वहां पर रुकने की, जो है बेसिकली ठहरने की, वहां पर खुद को एडमिट करने की हॉस्पिटल में, वो जनरली हमारी 30 दिन से ज्यादा होती है, तो 30 दिन की, 1 महीने की या उससे ज्यादा की। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस ऊपर भी बेस्ड है क्या, जो हमारा क्लासिफिकेशन है हॉस्पिटल का वो आता है, इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आते हैं ऑनरशिप पे, नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स आते हैं, जैसे कि नॉन प्रॉफिट यानी कि मिशनरी हॉस्पिटल्स जो होते हैं, फॉर प्रॉफिट वो हॉस्पिटल्स भी इसके अंदर आते हैं। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन बेड कैपेसिटी, बेड की कैपेसिटी के हिसाब से भी हॉस्पिटल्स को बांटा गया है। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ हॉस्पिटल क्या है और नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं। सबसे पहला आता है स्मॉल हॉस्पिटल, यानी कि जहां पर 100 बेड से कम होते हैं। नेक्स्ट आता है मीडियम हॉस्पिटल, जहां पर 100 से 199 यानी कि 200 से 100 से तो ज्यादा लेकिन 200 से कम हॉस्पिटल होते हैं, वो मीडियम हॉस्पिटल होता है। नेक्स्ट है बिग हॉस्पिटल, यानी कि जहां पर 200 से 500 बेड अवेलेबल होते हैं जिस हॉस्पिटल में, उसे हम बिग हॉस्पिटल कहते हैं। और वेरी बिग हॉस्पिटल जहां पर 500 से ज्यादा हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ये था पूरा क्वेश्चन जहां पर हमें हॉस्पिटल्स जो होते हैं उन्हें क्लासिफाई करना था, उन्हें जो है बेसिकली भाग करना था। तो ये कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पे हॉस्पिटल्स को क्लासिफाई किया हुआ है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के काम क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है, वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो अब बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है कि फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल क्या है। ठीक है, यहां पर 4 फंडामेंटल फंक्शंस आते हैं हॉस्पिटल के, वो क्या क्या है। सबसे पहला पेशेंट केयर, कि हमें पेशेंट का ध्यान रखना है। नेक्स्ट टीचिंग या एजुकेशन, जो हमारा बेसिकली एक स्टाफ है उसे टीच करना है, उसे पढ़ाना है, एजुकेट करना है, चीजों के बारे में समझाना है, इवन पेशेंट को भी समझाना है। नेक्स्ट आता है रिसर्च, रिसर्चेस प्रोजेक्ट चलाने, हमें यह देखना है कि भाई इस ट्रीटमेंट में, इस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, पेशेंट केयर और कैसे अच्छी की जा सकती है। और नेक्स्ट आता है पब्लिक हेल्थ, यानी कि
प्रिवेंटिव मेडिसिन कौन कौन सी हो सकती है उस पर ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं पेशेंट केयर की। मतलब कि पेशेंट केयर का जो एक बेसिक पर्पस है वो ये है कि जितने भी हमारे एक एग्जिस्टेंस हॉस्पिटल्स हैं वहां पर इनको हम एडमिट करें। साथ ही साथ इसके अंदर क्या आता है, जिस भी बीमारी के लिए ट्रीटमेंट होता है या जिस भी चोट फट के लिए ट्रीटमेंट होता है तो उसे जो है बेसिकली पेन और जो उससे वो दर्द से करारा होता है उससे छुटकारा दिलाया जाए। और एक इमरजेंसी जो होती है ओपी और आईपी केयर्स वो भी अवेलेबल होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, जिससे कि जो हमारे बेसिकली एक हमारा जो एक कंट्रीब्यूशन है वो और अच्छा हो सके, पेशेंट और जल्दी से ठीक हो सके। अब बात आती है रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन पेशेंट केयर। फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है पेशेंट केयर में? तो जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल्स हैं वहां पर जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है क्वालिटी की क्वांटिटी की, उसमें बेसिकली ये अवेल कर सकते हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा सकते हैं। नेक्स्ट, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस कैसे हो सकती है वो इनकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट, प्रमोटिंग जीपीपी यानी कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस को प्रमोट करना, वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बियर करते हैं फार्मासिस्ट। और नेक्स्ट आता है पेशेंट एजुकेशन, कि पेशेंट को और कैसे एजुकेट किया जा सकता है जिससे कि वो अपने उपचार को और अच्छे से करवा सके, वो जो है टाइम से दवाई ले, टाइम से दवाओं का जो है बेसिकली इस्तेमाल करे और समय से ले। साथ ही साथ एक राइट सिलेक्शन क्या हो सकता है, जब भी बीमार हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करे, इन सब चीजों के बारे में उसे समझाना जिससे कि उसका उपचार अच्छा हो सके। साथ ही साथ जो एक प्रोविजन ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन है वो भी पहुंचा सके, वो फार्मासिस्ट का काम होता है। फार्मास्यूटिकल केयर यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेशेंट केयर का, तो उसके बारे में भी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, उसका भी ध्यान रखना, ये सब रोल्स होते हैं एक फार्मासिस्ट के। अब बात आती है एजुकेशन की। तो एजुकेशन में बेसिकली एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, मॉडर्न हॉस्पिटल का, जहां पर जो एजुकेशन है हॉस्पिटल फंक्शन की उसके दो मेजर फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला कि जो एजुकेशन है हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स का या जो एलिड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वहां पर, जैसे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं हमारे फिजिशियंस हैं, नर्सेस हैं, फार्मासिस्ट हैं, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज, तो इन सबको एजुकेट करना। नेक्स्ट है एलिड हेल्थ प्रोफेशनल्स, मतलब जो मेडिकल सोशल वर्कर्स होते हैं वो, ऐसे ही मेडिकल रिकॉर्ड लाइब्रेरियंस होते हैं वो हमारे एलिड हेल्थ प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। डाइटिशियंस होते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम की बात करें तो बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम चलते हैं जो कंडक्ट कराए जाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। तो जैसे कि एक फॉर्मल प्रोग्राम होता है जहां पर मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, लेबोरेटरी को लेकर के प्रोग्राम चलाते हैं, ऐसे ही इन सर्विस ट्रेनिंग्स होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि है हमारा व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी कि हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या सिद्धांत है, उनका क्या मेन मोटो होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है क्या कि ये एक सुटेबल सप्लाई प्रोवाइड कराना चाहते हैं जो भी हमारी एक क्वालिफाइड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं उनके जरिए, यानी कि जो भी एक सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं हॉस्पिटल वो अच्छी क्वालिटी की हो, हमारे फार्मासिस्ट अच्छे नॉलेजेबल हो, तभी ये पॉसिबल है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, एक हाई क्वालिटी का जो हमारा प्रोफेशनल प्रैक्टिस होना चाहिए वो मेंटेन कराने का रेस्पॉन्सिबिलिटी बियर करते हैं। और साथ ही साथ कैसे कि एक स्टेब्लिशमेंट या जो एक मेंटेनेंस हो सकती है अपने स्टैंडर्ड्स की, हमारे प्रोफेशनल एथिक्स की, उसको मेंटेन करना, एजुकेशन को मेंटेन करना, और जितने भी हमारे एक प्रमोशन होता है इकोनॉमिक वेलफेयर को लेकर के उन सब पे काम करने का भी जो ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है हॉस्पिटल का। नेक्स्ट, ये इंश्योर करना, चेक करना कि जो एक अवेलेबिलिटी है राइट मेडिकेशन की राइट टाइम पर राइट डोज के साथ वो उसमें और मिनिमल कॉस्ट आती है, यानी कि मिनिमम कॉस्ट आती है, इस चीज के लिए भी जो है एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसका, हॉस्पिटल का। इस चीज पे भी काम किया जा सकता है। साथ ही साथ जो एक प्रोफेशनलाइज्ड फंक्शनिंग होती है हमारे फार्मास्यूटिकल सर्विसेज की हॉस्पिटल के अंदर, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का। नेक्स्ट, जो एक काउंसलिंग डिपार्टमेंट है हमारा, जैसे मेडिकल स्टाफ होता है, नर्सिंग होते हैं, पेशेंट्स के लिए बेसिकली ये सब भी चलना चाहिए, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करता है हॉस्पिटल फार्मेसी। और जो एक डेटा बैंक होता है हमारा, ड्रग यूटिलाइजेशन कितना हुआ है और रिसर्च प्रोजेक्ट्स कितने चल रहे हैं, तो उस चीज पे भी ध्यान देने का काम हॉस्पिटल का होता है। तो ये भी मेन मोटो था। अब बात नेक्स्ट है इसकी कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करना, उनके अंदर पार्टिसिपेट करना जो है हॉस्पिटल फार्मेसी का है या हॉस्पिटल का काम होता है। साथ ही साथ जो भी डिसीजंस हमें इंप्लीमेंट करने के इसमें फार्मेसी में या थेराप्यूटिक्स कमेटी में, तो वो भी काम करता है हॉस्पिटल ही। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन करना या कोऑपरेट करना जो भी हमारे दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल में, तो ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का। साथ ही साथ प्लान कैसे करना है, ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना है, इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है फार्मेसी पॉलिसी प्रोसीजर्स को, कहां पे ये देख करके कैसे उसकी स्थापना की जाए पॉलिसीज की हॉस्पिटल्स के अंदर, तो ये भी सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये मेन मोटो होता है हॉस्पिटल का।
अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कहता है व्हाट आर द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, यानी कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रोल्स या रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, काम क्या होता है, वो बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिकली जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है वो एक इंडिविजुअल करंटली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाया जाता है, जो कि काम करता है हॉस्पिटल फार्मेसी में, सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, चाहे पब्लिक के साथ हो या एक प्राइवेट सेक्टर में हो। ये एक बेसिकली इंटीग्रल पार्ट बनता जा रहा है किसका, पेशेंट केयर टीम का, जहां पर इनपेशेंट हो या आउट पेशेंट केयर हो वहां पर ये अपनी जिम्मेदारी निभाता है। फार्मासिस्ट जो है वैसे जो काम करता है फील्ड में, उसके जो है बहुत सारे रोल होते हैं। जैसे मेजर रोल क्या क्या है, जो डिस्पेंसिंग करनी है मेडिकेशंस की, चाहे वो इंडोर पेशेंट हो या आउटडोर। इंडोर मतलब जो हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट होते हैं, आउटडोर जो हम लोग बाहर से जाकर के फार्मासिस्ट से दवाइयां लेते हैं। तो इन सब डिपार्टमेंट में डिस्पेंसिंग का काम होता है। और क्वालिटी टेस्टिंग कैसे की जानी चाहिए, फॉर्मुलेशन कैसे बनाए जाते हैं, रीफॉर्मुलेशन कैसे करना है डोजेस फॉर्म का, मॉनिटरिंग करनी है किस चीज पर, कि जो हमारी रिपोर्ट होती है ड्रग सेफ्टी को लेकर के उस पर ध्यान देना, और जो बजट होता है मेडिकेशंस के लिए उसे प्रिपेयर करना, ये एक मेजर रोल है। नेक्स्ट आता है ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि जितने भी हमारी मेडिकेशन स्टोरेज होती है और जो प्लानिंग की जाती है मेडिकेशंस की क्वांटिटीज को लेकर के हॉस्पिटल्स के अंदर जहां पर ये होते हैं, तो उस पर भी जिम्मेदारी निभाते हैं। और नेक्स्ट आता है कुछ हॉस्पिटल्स में ये भी होता है कि जो एक ड्रग रिव्यूइंग कमेटी है और जो एक फार्माको इकोनॉमिक यूनिट होती है, तो वहां पे जो अप्रूवल होता है न्यू मेडिकेशंस का या उनके यूटिलाइजेशन कैसे उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां पर भी रोल प्ले करता है कौन, फार्मासिस्ट। अब बात आती है जो उनकी एक्टिविटीज है एक क्लिनिकल पेशेंट केयर के अलावा, ठीक है, वो क्या क्या है, जैसे वो एजुकेट करने का काम करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं हेल्थ केयर स्टाफ को बहुत सारे लेवल्स पे, और जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें मेडिसिन मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है, कॉमन ड्रग इंटरेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो एक एप्रोप्रिएट मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किस तरीके से हो सकता है उसके बारे में समझाते हैं। नेक्स्ट आता है जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं बेसिकली वो यूजुअली अपनी एक लास्ट हेल्थ प्रोफेशनल जो होता है हमारा एक पेशेंट का, जो कि देखना होता है जबकि वो एक हॉस्पिटल को छोड़ना चाहता है, यानी कि जब हॉस्पिटल से वो जाना चाहता है उससे पहले उस पर ध्यान दिया जाता है। और जो भी टास्क होते हैं हमारे वो ये देखते हैं, इंश्योर करते हैं कि पेशेंट को कितना समझ आया है, कैसे वो अपनी मेडिसिन को मैनेज कर सकता है, दवाइयों को मैनेज करेगा। नेक्स्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है बेसिकली एजुकेट कर सकता है पेशेंट्स को, कैसे, जैसे कि उन्हें जो है बेसिकली वो ड्रग थेरेपीज के बारे में बता सकता है जो कॉम्प्लेक्स थेरेपीज होती हैं, और जो पर्पस है मेडिसिन का कि कैसे उन्हें लेना है, क्या उनका काम है, कब उन्हें किस टाइम पर लेना है, तो सबके बारे में बताना। नेक्स्ट आता है जो भी एक पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं और कैसे उन्हें मैनेज किया जा सकता है, कैसे उन्हें यूज करना है मेडिसिन को, अगर स्मोकिंग सेसेशन प्लान है बेसिकली उसे कैसे करना है, कार्डियक रिहैबिलिटेशन है उसे कैसे मैनेज करना है, डिजीज मैनेजमेंट कैसे होना है, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स जो होते हैं बेसिकली इन सब के बारे में उन्हें एजुकेट करते हैं, बताते हैं कौन, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। आगे चलते हैं, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि डिस्कस द रोल ऑफ पीटीसी, यानी कि फार्मास्यूटिकल थेराप्यूटिक कमेटी का हमें बेसिकली यहां पर रोल बताना है। सबसे पहले बात आती है इसके रोल की, काम क्या है, तो जो ड्रग सेफ्टी होती है ये एक मेजर रिस्पांसिबिलिटी है किसकी, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, ठीक है। साथ ही साथ जो पीटीसी है यानी कि फार्मास्यूटिकल थेराप्यूटिक कमेटी, ये अपना एक इफेक्टिव रोल प्ले करती है, कहां पर, ये इंश्योर करती है ड्रग सेफ्टी को, किसमें, एक कंटिन्यूअस बेसिस पे, कैसे, ये जो है बेसिकली एक सेफ्टी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं हर डिपार्टमेंट में जो भी हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। इनका काम क्या है, जो भी क्वालिफाइड पर्सन है उन्हें एम्प्लॉय करने का काम इनका होता है, जो चीफ फार्मासिस्ट होता है यानी कि बी फार्मा जो होता है, और बाकी सारे हमारे रेस्ट डी फार्मा होल्डर्स होते हैं जिनके पास डिप्लोमा होता है, और ये ध्यान देते हैं कि किस तरीके से मेडिसिन को जो है डिस्पेंस किया जा रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट कर रहा है या नहीं उस चीज पर चेक करते हैं। नेक्स्ट ये इंश्योर करते हैं कि कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है हमारे हॉस्पिटल के अंदर कि वो सारी शिफ्ट्स को कवर कर सके 8 घंटे के अंदर अंदर, बढ़ाने हैं तो बढ़ाएंगे, घटाने हैं तो घटाएंगे। नेक्स्ट आता है एक स्टोरेज फैसिलिटीज कैसे हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं जिसकी वजह से फार्मेसी के अंदर हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सके और हमारे जो है बेसिकली जो डिफरेंट डेज की शिफ्ट्स होती है वहां पर इजीली मैनेज हो सके। साथ ही साथ जो हमारी ड्रग्स को स्टोर किया जाता है उन्हें कैसे क्लासिफाई करना है, पॉइजन के अंदर किन को स्टोर करके रखना है सेपरेटली और नॉन पॉइजनर ड्रग्स को कैसे अलग करना है, उस सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी
पीटीसी निभाती है। नेक्स्ट जो एक हमारा स्टॉकिंग है या जहां पर हमें इशू करना है नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को, तो वो कंफर्म करना है लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो इन सब की जिम्मेदारी भी पीटीसी यानी कि फार्मास्यूटिकल थेरेप्यूटिक कमेटी निभाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या इसका काम होता है, वो हमें बताना है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का क्या फायदा है, क्या इसका काम होता है, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है जो कि पूछा गया है। तो फंक्शंस क्या क्या है बेसिकली, कि किस तरीके से वो डेवलप कर सकते हैं, कैसे रिकमेंड करेंगे जो हमारी रिटर्न पॉलिसीज होती हैं, और जो एक प्रोसीजर होता है जो हमें इन्फेक्शन से बचने में और उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये अपडेट करते हैं पॉलिसीज को जिसके अंदर एविडेंसेस यानी कि सबूत या प्रूफ होते हैं। साथ ही साथ ये रिकॉग्नाइज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं जितने भी एक आउटब्रेक्स होते हैं, जितना भी एक आउटकम आता है इन्फेक्शंस को लेकर के हॉस्पिटल के अंदर, उसकी जिम्मेदारी भी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी की ही होती है। नेक्स्ट ये एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को, साथ ही साथ पेशेंट्स को भी, और जो रिलेटिव्स होते हैं जितने एप्लीकेबल है उन सबको ये जो है बेसिकली बताते हैं, साथ ही साथ उन्हें समझाते हैं। नेक्स्ट जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं हमारी रेगुलरली और पीरियोडिकली, उन सब पे मॉनिटर करना यानी कि निगरानी रखने का काम भी इस कमेटी का ही होता है, आईसीसी का। नेक्स्ट जो भी एक सर्वेलेंस प्लान हमारा चलना है, जिससे कि एक डेटा कलेक्ट हमें करना है, कहां से, जो भी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स होते हैं, या हमें जो एनालिसिस करना है या सजेस्ट करना है एक एप्रोप्रिएट मेजर्स को, तो उन सबको करने की भी जिम्मेदारी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी की होती है। नेक्स्ट कैसे एक एनुअल एंटीबायोग्राम डेटा हमें बेसिकली कलेक्ट करना है, एक कहां से, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से, उन्हें किस तरीके से एनालाइज किया जाएगा और कैसे एक फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी भी किसकी होती है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी की होती है। और कैसे एक डेवलप करना है, इंप्लीमेंट करना है और मॉनिटर करना है किनको, एंटीबायोटिक पॉलिसीज को कब बनाना है, कब उन्हें लागू करना है, कब उन्हें मॉनिटर करना है, ध्यान देना है। जैसे कि जो एक एंटीबायोटिक ऑडिट सब कमेटी होती है, तो उसके साथ मिलकर के काम करते हैं कौन, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है मेंशन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द प्रिवेंशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में बेसिकली बचाने में, या वो कैसे हेल्प करता है। तो बात करते हैं बेसिकली इसी की, कि फार्मासिस्ट का जो है बेसिकली एक मोस्ट एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल माना जाता है, जिसका एक फुल्ली कॉम्पिटेंट एस्पेक्ट है कहां पर, मेडिसिन में। जैसे कि ये जो है एक साइंटिफिक नॉलेज जो है बेसिकली पोजेस करते हैं, इनके पास होती है, कि जितनी भी मेडिसिन है उनका उन्हें पता होता है, कैसे उन्हें यूज करना है, क्या प्रोसेस है, कैसे प्रिपेयर करना है, स्टोरेज क्या है, उनकी सिक्योरिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्पेंसिंग कैसे होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, और जो है बेसिकली डिस्पोजल कैसे किया जाता है, वो सब हमारा बेसिकली इसके अंदर आता है। ठीक है, इसीलिए माना जाता है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में वो हेल्प कर सकते हैं। फार्मासिस्ट जो है बेसिकली उनकी जो कम्युनिकेटर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं ये, और एक हेल्दी बिहेवियर होता है, जिससे बेसिकली ये आगे जाके इन्फेक्शन प्रिवेंशन में भी हेल्प करते हैं। इनके पास एक कवरेज है कि कैसे इम्यूनाइज किया जा सकता है, जहां पर हम एक जो ग्रुप होता है हमारा बहुत आसानी से नहीं पहुंच पाता, तो वहां पर ये हेल्प करते हैं। साथ ही साथ एक गुड पोजीशन भी इनके पास होती है कि ये इंपॉर्टेंस समझा सकते हैं उन पर्टिकुलर वैक्सीन का, कि कैसे इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, क्यों इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों आपके इंजेक्ट कर रहे हैं, जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब। फार्मासिस्ट बेसिकली सक्सेसफुली कर सकते हैं, जो पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट अच्छे से कर सकते हैं, और जब भी एक पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है उन्हें रेफर किया जाता है दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास, तो फार्मासिस्ट का नाम सबसे पहले आता है। तो इसीलिए जो बेसिकली माना जाता है कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है वहां पर फार्मासिस्ट क्यों जो है बेसिकली अपना रोल निभाता है। बात आती है कि अगर हम बात करें उसके रिजल्ट्स के असेसमेंट के बेसिस पर, तो उन्हें जो है बेसिकली 3 पॉसिबल आउटकम्स पे डिवाइड किया गया। कैसे, सबसे पहला जो पेशेंट है वो किस तरीके से ट्रीट किया गया फार्मासिस्ट के द्वारा बिना एंटीबायोटिक्स के, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट, जिन पेशेंट्स को ट्रीट किया गया है फार्मासिस्ट के द्वारा किसे, एंटीमाइक्रोबियल ट्रीटमेंट्स के साथ, कि वो जो है बेसिकली लीगली अलाउड थे या नहीं, उस चीज का ध्यान रखना। और जो पेशेंट को रेफर किया जाता है दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास, तो यूजुअली या तो एक फिजिशियन होता है या स्पेशलिस्ट होता है, अगर फार्मासिस्ट से बेसिकली
बात नहीं समझती है। फार्मासिस्ट जो है फुल्ली कमिटेड होते हैं, सपोर्ट करते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है प्रोग्राम्स का जो हमारे बेसिकली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए चलते हैं, जिसकी हेल्प से ये प्रमोट कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट्स में, और अपना बेसिकली एक एक्सेस जो है हाई क्वालिटी का ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड कराना है पूरे कम्युनिटी में या हर लेवल पे है जो अपनी एक केयर हमें चाहिए उसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट आती है जो काउंसलिंग पेशेंट्स होते हैं हमारे कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग्स में, तो उन सब चीजों के ऊपर भी काम करने की जिम्मेदारी एक फार्मासिस्ट की होती है। इसीलिए कंसिडर किया जाता है इनको कि ये हेल्प करेंगे एएमआर में, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ट्रीटमेंट में। और जितने भी हमारी एक अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का यूज होता है जो बेसिकली नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज किया जाता है, तो वहां पर बेसिकली उसे कैसे और आगे जाके प्रमोट करना है, प्रिवेंट करना है, तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि फार्मासिस्ट की ही होती है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इन्वेंट्री कंट्रोल। जो इन्वेंट्री कंट्रोल में डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसके ऊपर हमें बात करनी है, यानी कि उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर यूज होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे इन्वेंट्री कंट्रोल में आते हैं। जैसे सबसे पहला स्टॉक रिक्विजिशन, जिसे एसआर कहते हैं, यानी कि इसके अंदर जो क्वांटिटीज होती है हमारे स्टॉक की, जो हमारे एक हैंड सप्लाई में होता है डिलीवरी के बाद, तो उसे जो है बेसिकली रिजर्व करके रखना उनकी क्वांटिटीज को, और ये जो एक अवेलेबल क्वांटिटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। पिक एंड इशू, जिसे हम पीआई कहते हैं, यानी कि जो प्रीवियसली हमने रिजर्व करके रखे हैं आइटम्स, उनको पिक करना डिलीवरी के टाइम पे और फिर उन्हें रिलीज कर देना है रिजर्व स्टेटस में। ये काम है हमारा पिक एंड इशू में, जहां पर इस रिपोर्ट के जरिए जो एक वेरियस हाउस होता है, वेयर हाउस होता है हमारा, वहां पर हम अपने स्टॉक को डिटरमाइन करते हैं, क्वांटिटी कितनी है ऐड करनी है उस बिल नंबर में बेसिकली आइटम्स के, तो वो ऐड किया जाता है जिससे कि उन्हें उठाया जा सके। और ये हेल्प करता है किस चीज को, जो डॉक्यूमेंट इशू कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है उसे इशू करने में भी हेल्प करता है, उसे जो है आगे और बढ़ाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट आता है स्टॉक इशू कंफर्मेशन, जिसे सीआई कहते हैं। मतलब ये कंफर्म करता है कि प्रीवियसली कितना रिजर्व किया गया था और कितने आइटम्स हमारे रिलीज होने हैं जिन्हें हमें इशू करना है एक वेयर हाउस से खरीदने से पहले, एक बायर के खरीदने से पहले। ठीक है। नेक्स्ट आता है ओवर द काउंटर ओसी, यानी कि जब एक बार ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई तो उसके बाद जो ओवर द काउंटर रिपोर्ट है वो इशू करनी है, जिससे कि वो जनरेट हो सके, और आइडेंटिफाई करना है रिक्वेस्टर को और जो स्टॉक आइटम्स है हमारे वो इशू हुए हैं या नहीं। तो इस तरीके से बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कब, इन्वेंट्री कंट्रोलर में, या इन्वेंट्री कंट्रोल में जो डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो ये होते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट इसमें, वो है स्टॉक रिटर्न, जिसे हम एसएन कहते हैं, यानी कि ये हेल्प करता है, अलाउ करता है कि चीज को आगे बढ़ाने में, कि कैसे ओरिजिनल बायर ने जो रिटर्न किया है प्रीवियसली इशू आइटम वो कब आया था, क्यों आया था। और जो एक ऑप्शन होता है वेयर हाउस में इशू करने का, उसमें भी बेसिकली रिटर्न चार्ज लगा करके वो इंपोज करता है, कौन, स्टॉक रिटर्न। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, यानी कि आइए, ये हेल्प करता है जो वेयर हाउस है वहां पर कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा क्वांटिटीज को लेकर के या यूनिट वैल्यूज को लेकर के, जो भी हमारे ऑन हैंड आइटम्स होते हैं जिसकी वजह से चार्ज जो है हमारा वो ऑन हैंड क्वांटिटीज या यूनिट कॉस्ट पे लगा है, उस चीज को मेंटेन कराता है। स्टॉक ट्रांसफर इशू, जिसे हम बेसिकली टीआई कहते हैं, तो ये इनिशिएट करता है जो भी ट्रांसफर होता है हमारे आइटम्स का एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस पे या दूसरी जगह पर। नेक्स्ट है स्टॉक ट्रांसफर रिसिप्ट, यानी कि टीआर, ये रिकॉग्नाइज करता है जो भी हमारी रिसिप्ट होती है आइटम्स को ट्रांसफर करने की, जो एक वेयर हाउस में रिसीव होते हैं उसे बेसिकली ये ट्रांसफर रिसिप्ट काम आती है। तो जो ऑन हैंड क्वांटिटीज होती है हमारी रिसीव करने की या इशू करने की वेयर हाउसेस से, तो उनको एडजस्ट करने में मदद करता है। ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, यानी कि यूनिट डोज डिस्पेंसिंग क्या होती है उसके ऊपर हमें बेसिकली शॉर्ट नोट लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग की। मतलब जो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर डिस्पेंसिंग होती है यूनिट डोज के हिसाब से, कि पेशेंट जो है बेसिकली हमारे जो एडमिट हुए हैं कि उन्हें कितने अमाउंट में ड्रग चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 टैबलेट और 1 कैप्सूल। मतलब इन पेशेंट फार्मेसी जो होती है, यानी कि जो हमारे पेशेंट्स एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, यूनिट डोज का मतलब होता है
कि अगर पेशेंट को एक टैबलेट या एक कैप्सूल की रिक्वायरमेंट है तो वो भी पहुंचाई जाएगी। वो आता है हमारा किसमें, बेसिकली यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में। साथ ही साथ जो यूनिट डोज होती है बेसिकली वो या तो स्टोर करके रखी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है मेन फार्मेसी डिपार्टमेंट से ही, और कोई फार्मेसी इसमें बेसिकली अपना काम नहीं निभाती। जो एडवांटेजेस है यूनिट डोज सिस्टम के वो क्या है, तो सबसे पहला आता है जो पेशेंट्स हैं उन्हें एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके, समय पर उन्हें दवाइयां मिल सके जो उन्हें एडमिनिस्टर होनी है उसमें मदद करते हैं। नेक्स्ट, नर्सेस को भी काफी समय मिल जाता है एक पेशेंट केयर में, क्योंकि जो डोजेस है मेडिकेशन की वो पहले से ही फार्मासिस्ट प्रिपेयर करके भेजता है, इसलिए उनके पास काफी समय होता है। साथ ही साथ जो एक चांसेस होते हैं मेडिकेशन एरर्स के वो बहुत कम हो जाते हैं, जो फार्मासिस्ट चेक करके भेजते हैं, और जो फिजिशियन ने एक ओरिजिनल ऑर्डर दिया था डिस्पेंसिंग से पहले ड्रग का, तो उसमें मदद मिल जाती है। तो ये एडवांटेजेस हैं। अब अगर किसी के फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। वो क्या क्या है, सबसे पहला इरेगुलर डोजेस हो जाती है, कोई रेगुलर डोजेस नहीं होती। जो एक स्किल है फिजिशियन की, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए ड्रग की, उस पे असर पड़ जाता है। और रेगुलर मॉनिटरिंग जो है बेसिकली वो रिक्वायर्ड है, लेकिन वो नहीं होती है जनरली, इसीलिए इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं किसके, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द पॉलिसीज and procedure for ordering of narcotic and psychotropic substances। मतलब जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको ऑर्डर करने के लिए उसकी जो क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्रोसीजर है जब उन्हें हम ऑर्डर करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी पॉलिसीज के लिए जो बेसिकली हमारा प्रोसीजर है उसके बारे में बात करते हैं, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहला कि जो हमारा ऑर्डर है उसकी प्रिपरेशन करना, मतलब कि जितने भी नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के ऑर्डर होते हैं और जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो टाइप्ड होने चाहिए या रिटर्न फॉर्म में होने चाहिए, एक इंक से या इंडेलिबल पेंसिल से, जिससे कि एक साइन भी होना चाहिए उससे, इंक से ही या इंडेलिबल पेंसिल से। नेक्स्ट आता है टेलीफोनिक ऑर्डर, मतलब डॉक्टर जो है बेसिकली एक ऑर्डर कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है ड्रग को कैसे, टेलीफोन के द्वारा। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है नर्स के लिए बेसिकली, तो नर्स जो है लिख सकती है उस ऑर्डर को डॉक्टर्स के ऑर्डर शीट पे, और साथ ही साथ जो एक उसमें स्टेट किया जाएगा कि ये एक टेलीफोनिक ऑर्डर है, और साइन भी होंगे डॉक्टर के, डॉक्टर का नाम होगा और उस इनिशियल के खुद के भी साइन होंगे, मतलब उस नर्स के खुद के भी साइन होंगे। तो जो एक कंट्रोल ड्रग है हमारा बेसिकली उसे एडमिनिस्टर करना है वो सिर्फ एक बार होता है, और जो ये ऑर्डर है बेसिकली ये साइन होने के बाद डॉक्टर के द्वारा इसे जो है जो सिग्नेचर होते हैं या जो इनिशियल्स हैं जो दूसरे, उनके जो है 24 घंटे के अंदर अंदर वहां पर बेसिकली वो ड्रग इंजेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है वर्बल ऑर्डर्स। जो वर्बल ऑर्डर है बेसिकली उसे भी दिया जा सकता है, डॉक्टर दे सकता है एक्सट्रीम इमरजेंसी केस में, कि जब टाइम जो है बेसिकली उस पेशेंट के पास इतना नहीं है, तो राइटिंग लिखने का उसके पास इतना समय नहीं है डॉक्टर के पास, इमरजेंसी केस है, तो वो मुंह से बोलकर भी एक ऑर्डर दे सकता है। तो जब ऑर्डर दिया जाएगा तो जो डॉक्टर की ऑर्डर शीट है उसमें मेंशन कर दिया जाएगा, जो डॉक्टर है वो साइन करेगा फिर उस ऑर्डर को अपने सिग्नेचर से, और जो भी उसके इनिशियल्स होते हैं वो सब 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, अगर ऑर्डर जैसे मान लिया 10 बजे दिया है तो रात अगले दिन के अगर रात के 10 बजे दिया है तो अगली रात के 10 बजे से पहले पहले नेक्स्ट डे की उससे पहले पहले उन्हें और जो उसकी टीम थी सबको साइन करने हैं। अब बात आती है कि जो एक प्रोसीजर है हमारा डिस्पेंसिंग का, किसका, नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का इन पेशेंट्स के लिए, वो क्या है। सबसे पहला डॉक्टर ऑर्डर देगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद क्या होगा, ऑर्डरिंग जो है वो वार्ड स्टॉक तक जाएगी फार्मेसी के द्वारा। ठीक है, फिर जो नार्कोटिक और कंट्रोल ड्रग्स होते हैं वार्ड्स में नर्स के द्वारा वो प्रोसेस किया जाएगा। फिर जो चार्जेस होते हैं कि नार्कोटिक्स के पेशेंट के लिए वो उस पर इंप्लीमेंट किए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हमारा जो है नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का ऑर्डर दिया जाता है। तो ये था एक 11 क्वेश्चंस का शॉर्ट आंसर्स का जो हमारे फाइनल एग्जाम में आते हैं, यानी कि जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट है डी फार्मा सेकंड ईयर का, तो जो एक लेवल होता है क्वेश्चंस का शॉर्ट आंसर्स का वो इस तरीके का होता है। आई होप आपको सेशन में अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उनको अपनाने में, किस तरीके से हम बेसिकली अपने आंसर्स को लिख सकते हैं और कैसे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करें फार्मेसी इंडिया लाइव को, वहां पर आपको चाहे आप डी फार्मा सेकेंड ईयर से हैं या डी फार्मा फर्स्ट ईयर से हैं, आपको आपके चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल हैं बायलिंगुअल लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, वहां पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप टाइप कर भेज दीजिए डीपी इंडिया कैपिटल लेटर्स में बेसिकली,
और इस नंबर पर भेज दीजिए 9389516306। आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचते रहेंगे। इसके माध्यम से भी आप हमारी टीम के साथ अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ सामने आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, इसको स्कैन कीजिए, आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे और उसमें भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इसी तरीके से बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।